स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। और उस टॉपिक के संबंध में हम लोग आज ये बात करेंगे कि अपशिष्ट कौन कौन से मुख्य घटक हैं, जिसमें कार्बनिक अपशिष्ट, पुनः चक्रणशील अपशिष्ट, अन्य अपशिष्ट भी होंगे, अविषालु अपशिष्ट होंगे, नगर पालिका के जो ठोस अपशिष्ट होंगे उनकी बात की जाएगी। इनका निपटान कैसे किया जाएगा, यानी अपशिष्टों का जो प्रबंधन है उनको कैसे उनको सही तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। और भस्मीकारी संयंत्र का क्या उपयोगिता है। वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैविक खाद के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सरकार भी सहयोग करती है। और कहा जाता है कि घर में जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है तो उसको कैसे आप उपयोग करके आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारा अपशिष्ट है उसकी रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं, उसका या रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आज इस लेक्चर में समझने वाले हैं। और ये लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करें कि इस समय हमारे पास जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 4 के पहले श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि जिन्होंने ये कहा कि देश को अब आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और सही बात है कि हमारे देश में ज़्यादातर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट है, उसके पार्ट्स हैं, और टॉयज़ की बात, खिलौने की बात है, या बहुत सारी चीज़ें। अगर एग्रीकल्चर को छोड़ दिया जाए, एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि क्षेत्र क्षेत्र को, जिसमें जैसे कि आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, खाद्यान्न जिसे कह सकते हैं, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आयात करते हैं, और जिसके बदले हम लोग जिन देशों से आयात करते हैं उनको भारी कीमत चुकाते हैं। हर चीज़ आयात अगर करने लगेंगे तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था हो जाएगी वो दूसरों पर निर्भर रहेगी, जिससे हम लोगों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग जो मोदी जी जिन्होंने ये कहा कि हमें लोकल को वोकल बनाना है और वोकल को फिर ग्लोबल बनाना है, तो इस तरीके से हम लोग अगर हमारे पास देखें तो जो भी मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं उनके लिए, और जो देख रहे हैं यानी जो भी हमारे लेक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, इस समय वास्तव में एक बहुत बड़ा अवसर है, जिसमें हमारे पास अवसर भी है और चुनौती भी है। चुनौती ये है कि हमारे पास संसाधन कम है, अवसर ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। और सरकार इस दिशा में लोगों का सहयोग करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। और हमारे लिए एक और भी चीज़ें हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें अगर अपनी पूरी इतिहास को देखें तो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पहले भी बनाया है, आविष्कार किया है, जो कि आज के समय में ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों के माध्यम से वो आता है, और जो कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट रहा है लेकिन दूसरे देश उस पर अधिकार बताते हैं। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो हमारे पास एक बहुत अच्छा अवसर आया हुआ है। और हम लोग अगर अपनी सब्जेक्ट के विषय में बात करें कि इसमें क्या हो सकता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो भी वेस्टेज होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ई वेस्टेज हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्टेज हो, एग्रीकल्चरल वेस्टेज हो, या सॉलिड वेस्टेज हो, या जो भी वेस्टेज निकल रहा है, चाहे प्लास्टिक वेस्टेज हो, या तो उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है। और जब रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है तो हर बार हमको जो है आ, एक जैसे कि अगर हमें कागज़ बनाना है तो कागज़ बनाने के लिए हम लोग पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। उसमें रिसाइकलिंग अगर की जाए तो जो पेड़ नए कटने वाले होते हैं उनकी क्षतिपूर्ति जो है वो हम लोग रिसाइकलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे ही अगर प्लास्टिक रिसाइकलिंग की जाए तो जो प्लास्टिक कचरा जनरेट होता है बहुत भारी मात्रा में, उसको भी हम लोग चाहे तो कवर कर सकते हैं। पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो भी रिसाइकल होने लायक जो प्लास्टिक होती है जिसे रिसाइकल किया जा सकता है उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्टेज की बात करें तो बहुत सारे अपने यहाँ जो जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, कृषि बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड है।
तो इस व्यवस्था में हम सभी कहीं न कहीं डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से कृषि से जुड़े हुए होते हैं। और हमारे यहाँ कृषि में फसल के अलावा खेतों में पशुपालन भी लोगों के पास होता है। तो जो भी उसका वेस्टेज, यानी जो भी एग्रीकल्चरल वेस्टेज, जो भी पशुपालन से निकला हुआ कचरा होता है, या जो कृषि से निकला हुआ कचरा होता है, या कचरा कह सकते हैं या अवशेष कह सकते हैं, तो उसको भी रिसाइकल करके हम लोग, जो रासायनिक खाद प्रयोग किया जाता है उसके जगह पे वर्मी कंपोस्ट या एक देसी खाद, जिसे जैविक खाद कह सकते हैं, उसका निर्माण किया जा सकता है। और उससे हम बहुत सारी जो लागत हमारी रासायनिक खाद खरीदने में लगती है, उससे हम लोग बचा सकते हैं। रासायनिक खाद की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि रासायनिक खाद जो है, ये खाद्य श्रृंखला में यानी फूड चेन में आ जाती है और हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है वो। और दूसरा ये है कि जो रासायनिक खाद होता है वो जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है, वो उसके न्यूट्रिएंट्स को कम कर देता है, उसकी उर्वरता को कम कर देता है, जिससे आने वाले समय, कुछ समय के बाद जो है, भारी मात्रा में जिस क्षेत्र में रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है, वो मिट्टी ऊसर हो जाती है, यानी मरुभूमि हो जाती है। और एक बार मरुभूमि हो जाती है तो उसको एक उपजाऊ भूमि में तब्दील होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो जैसा कि अभी पंजाब में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे खेत हैं जहाँ की मिट्टी जो है अब उपजाऊ नहीं रही है, यानी वहाँ बहुत अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग किया गया और वहाँ की जो मिट्टी थी वो अब उपयोगहीन हो गई है। तो इसलिए हमको एग्रीकल्चर वेस्टेज में ज़्यादा से एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर वेस्टेज जो निकल रहा है उसी को रिसाइकल, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है, वो जो अपशिष्ट निकलता है वो चूँकि ऑर्गेनिक होता है, जैविक होता है, तो वो एक फार्म से दूसरे फार्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों को इस सेक्टर में अगर हम लोग ध्यान दें, ऑर्गेनिक खाद तैयार करें, उसकी मार्केटिंग करें, तो एक बहुत अच्छा मार्केट तैयार हो सकता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, पेपर रिसाइकलिंग प्लांट है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट है। और सॉलिड वेस्टेज जो है हमारा ये निकलता है, जैसे नगर निगम से जो कचरा निकलता है, तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे आगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा, यानी अगर देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस सेक्टर में भी आज तो बहुत बेहतरीन सेक्टर है कि इंडस्ट्रीज़ तो बन रही हैं, लेकिन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ कम हैं। कम मात्रा में रिसाइकलिंग हो रही है, चाहे वो पेपर हो, प्लास्टिक हो, कोई भी हो, कपड़ा हो। तो अगर उसके लिए उसके सेक्टर में काम किया जाए, उसके सेक्टर में इनोवेशन किया जाए, उसके सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ वगैरह को डेवलप किया जाए, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्राइसिस है, जो समस्या है, इसको कम करने में आसानी होगी। तो हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, या अभी तक जो हम लोगों ने समझा, वो यही है कि हम अपने लिए कितना बेहतर तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम लोग अब तक समझते आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा अपशिष्ट है, उसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो अपशिष्ट में अगर हम लोग कार्बनिक अपशिष्ट की बात करें, तो उसमें सबसे पहले आता है कि जैसे आपका कार्बनिक अपशिष्ट में जैसे बताया गया कि सब्जियां हो गई, या रसोई से जो निकला हुआ अपशिष्ट होता है वो हो गया, फूल पत्तियां हो गई, और फलों के शेष हो गए। तो ये सब हमारे कार्बनिक अपशिष्ट के भाग हैं। दूसरा अगर हम लोग इसमें बात करें, तो जैसे अगर इसका जो जिन्हें हम लोग फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग फिर से रिसाइकलिंग कर सकते हैं, पुनर्चक्रित कर सकते हैं, तो उसमें आता है, पहला आता है कागज़, जो कि हम लोग सब जानते हैं, कागज़ हो सकता है। और उसमें कांच भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, धातु भी हो सकती हैं, जो धातुएं होती हैं ये भी हो सकती हैं, प्लास्टिक भी हो सकता है, प्लास्टिक भी होता है। तो ये सब जो है, ये रिसाइक्लिंग जिन्हें हम पुनः चक्रित कर सकते हैं, ये वो हमारे भाग हैं। आता है अन्य अपशिष्ट में। जब बात करते हैं तो अन्य अपशिष्ट में जैसे कि अस्पताल से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, उसे हम ले सकते हैं इसमें।
जैसे कि किसी कपड़े में ब्लड लग गया है तो भी एक अपशिष्ट माना जाएगा, या किसी कपड़े में मतलब बहुत सारे द्रव लिक्विड या इस प्रकार का कोई किसी कपड़े पे गिरा हुआ है तो दिस इज कॉल्ड, ये अन अपशिष्ट की श्रेणी में आ सकते हैं। अविषालु अपशिष्ट यानी जो कि जहरीली नहीं है, अविषालु हैं। इसमें अविषालु नहीं बल्कि अविषालु की क्रिया की गई है, जिसमें जो इस यानी जिसमें विषालुता होती है, जैसे कि दवा हो गया, पुरानी दवाइयाँ हो गई, या पेंट हो गया, या स्प्रे कैन हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशकों के डिब्बे हो गए, इस प्रकार के हमारे ये अविषालु अपशिष्ट कहे जाएंगे। और हम लोग अब बात करते हैं कि जो हमारे नगर पालिका के जो ठोस अपशिष्ट हैं वो किस प्रकार से, तो हम लोग डेली देख रहे हैं कि अक्सर देखते हैं आते जाते सड़क पे देखते हैं कि जो शहर का चाहे वो किसी भी शहर का हो, चाहे वो लोकल शहर हो, चाहे छोटा टाउन हो, बड़ा टाउन हो, महानगर हो, तो जनसंख्या भी वहाँ की बहुत अधिक होती है। और उस कारण वहाँ से जो निकलने वाला वेस्टेज है, अगर हम लोग देखें तो हमारे जीवन में सबसे अधिक जो है वो प्लास्टिक वेस्टेज यानी प्लास्टिक का प्रयोग बहुत अधिकांश मात्रा में हम लोग करते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक की जो दिनचर्या होती है उसमें अगर देखा जाए तो प्लास्टिक वेस्टेज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि सुबह ब्रश करते हैं तो भी प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। उसके बाद जिस आईने को देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक के फ्रेम में बना होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो शूज़ पहनते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। और मतलब जो बैग लेते हैं वो भी प्लास्टिक होता है, और जिस चेयर पे बैठते हैं, जिस कुर्सी पे बैठते हैं वो भी प्लास्टिक का ही होता है। और जिस टिफ़िन में खाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक इन्वॉल्व होता है, जिस ट्रे में खाते हैं। तो ये पूरा हमारा जो एक साइकिल बन जाता है कि हमारे लाइफ में जो एक प्लास्टिक है या जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में घुली हुई हैं। यानी उनको अचानक अगर अब हम ये चाहें कि नहीं आज से हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इस प्रकार के प्रयास से हम उसको नहीं हटा सकते, बल्कि उसके लिए एक क्रमबद्ध तरीके से जब तक हम उसका कोई विकल्प नहीं लेके आएंगे तब तक हम उसे नहीं निकाल सकते। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यदि अगर देखा जाए तो अगर हम किसी शहर में जाते हैं या किसी शहर से गुजरते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि जो नगर निगम का जो कचरा होता है, चाहे वो सूखा कचरा हो या गीला कचरा हो, जैसे कि अभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस बार जो है 17 से जो है नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन चलाया था। उसमें अलग अलग शहरों में उसके सफाई को लेकर के एक रैंकिंग, एक प्रतिस्पर्धा जो प्रतिस्पर्धा जो है वो चलाई गई। उसमें इंदौर शहर जो है वो पहले नंबर पे रहा, और 2019 तक भी वो संभवतः 20 में भी मैंने देखा नहीं है, 20 में भी वो पहले नंबर पे ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं कहने वाली बात, वो लगातार 3-4 सालों से जो है स्वच्छ भारत में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पे रहा है। उसकी खासियत है, मैं तो वहाँ गया हूँ तो उसकी खासियत जो मैं बताना चाहता हूँ उसमें ये आता है कि वहाँ जो नगर निगम की गाड़ियाँ होती हैं उसमें सूखे कचरे और गीले कचरे के अलग अलग बॉक्सेस होते हैं। उसके बाद जो जिस एग्रीकल्चरल यानी जो जैसे कि सब्जी अपशिष्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जिसे हम लोग कार्बनिक अपशिष्ट कहते हैं, तो उसमें चाहे वो सब्जी के अपशिष्ट हो गए या फिर इस प्रकार से जो है हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। उनके निपटान के लिए उसके अलग जगह बने होते हैं। उसके बाद जो जिन्हें हम लोग, तो मतलब पूरा एक, हम लोग अभी आगे समझेंगे, पूरा एक चैनल होता है कि कम से कम यानी जो अपशिष्ट हम लोग फेंकते हैं, जो भी कचरा हम लोग फेंकते हैं उसको कम से कम फेंकना पड़े, ज़्यादातर उसको रिसाइकल कर लिया जाए, ज़्यादातर उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए। ज़्यादातर जो अपशिष्ट है यानी ये प्रयास होता है कि जहाँ जो चीज़ हम फेंक दिए हैं या जो चीज़ हमारे उपयोग के लिए नहीं है, जिसे हम वेस्टेज कहते हैं,
उसमें से मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं, यानी कितना हमें उससे मिल सकता है। तो उस तरीके उस सिद्धांत पे काम करता है, और वहाँ पे सफाई वास्तव में बहुत अच्छी देखी जाती है। वहाँ के लोग भी बहुत उस मामले में सब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी सपोर्टेड हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो नंबर वन बना हुआ है। तो ऐसे हम लोगों को भी अपने, तो जो नगर निगम से अपशिष्ट निकलता है, तो कहीं भी कहीं गड्ढा देखेंगे लोग, या फिर कहीं पे भी ऐसा दिखाई देगा कि नहीं हाँ यहाँ पे जो है खाली जगह है, या यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो वो जो भी नगर का कचरा होता है, चाहे वो गीला कचरा हो, चाहे वो सूखा कचरा हो, चाहे जैसा भी कचरा हो, एक ही गाड़ी में वो उसको फीडिंग करते हैं, भरते हैं, उसके बाद जा कर के उस गड्ढे में या उस जगह पे डंप कर देते हैं, या खाली पड़ी ज़मीन में भर देते हैं। तो उससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम लोग उसको चर्चा करने से पहले ही समझते हैं कि उनमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहला तो जो हम लोगों को ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि कचरे को किसी भी खाली जगह पे कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कचरा खाली जगह पे फेंका जाएगा, तो सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जो कचरा खाली जगह पे फेंका गया है उसको तमाम पशु पक्षियों के संपर्क में आएगा। उसमें हो सकता है कि कभी कभी आप सभी देखे होंगे कि प्लास्टिक के बैग में पॉलीथीन में जो है लोग खाने व पीने वाली चीज़ें जो है वो पैक करके बांध करके बाहर फेंक देते हैं, और कोई जानवर, चाहे वो गाय हो चाहे वो कोई और जानवर हो, वो जब मतलब जब उसके संपर्क में आता है तो उसको खाने की कोशिश करता है, तो वो थैले को भी, यानी प्लास्टिक का जो थैला होता है उसको भी अपने साथ वो उसी खाने के साथ वो खा जाता है। या बाय द वे आप कभी ये भी महसूस किए होंगे कि कभी कभी लोग सारा घर का कचरा, चाहे वो बल्ब, कोई अगर कोई बल्ब है कांच का वो फूटा हुआ है, या कोई कांच की बोतल है वो फूटी हुई है, और मतलब इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं कांच की, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। तो कांच की बोतल हो गए, कांच के बोतल हो गए, या बल्ब, फूटा हुआ बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट फूटी हुई हो गई, तो ये क्या, जब फूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ये गलती होती है कि एक ही प्लास्टिक में हम लोग उसको, उसमें जो कचरा है जैसे सब्जी से निकला हुआ छिलका हो गया, या पत्तियाँ हो गई, उसको हम लोग उसी प्लास्टिक में डाल दिए, उसी में शीशा फूटा हुआ बल्ब भी डाल दिए, और उसके बाद उसमें चोकर भी डाल दिए, रोटी भी डाल दिए, तो प्लास्टिक भी डाल दिए, तो सबको पैक करके हम बाहर जाके फेंक देते हैं। तो ये डायरेक्टली हम एक बहुत ही खतरनाक तरीका है, ये बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की ये मानवता और बहुत ही खतरनाक तरीका है। इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब हम ऐसी हरकत करते हैं, तो जैसे कोई जानवर है या कोई कुत्ता है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव ऐसा जो भूखा है, जो कि उसी के सहारे उसका जीवन यापन हो रहा है, उसके सहारे जी रहा है, तो जब वो उस प्लास्टिक के उस खाने पीने की सामान के संपर्क में आता है, तो वो डायरेक्टली, यानी उसके साथ जो शीशा है उसको भी वो निगल जाता है, जिसके कारण उसके मुंह में, उसके जबड़े में वो शीशा जाके फंस जाता है, काफ़ी फट जाता है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी, एक बहुत पीड़ादायक, कितना कष्टकारक वो स्थिति होती होगी जब कोई खाने में शीशा चला जाए और उसके गलफड़े में, या कितना नाजुक अंदर स्किन्स होते हैं तो उसमें फट जाता है, क्रैक हो जाता है। तो बहुत सारे पशु उसी पीड़ा से वो मर जाते हैं। हमको उनको, उनके पीड़ा को, उनकी परिस्थिति को समझना चाहिए, और शायद ऐसे ही कुछ कृत्य हम लोगों ने किए होंगे जिसकी वजह से आज सारे जानवरों को, पशु पक्षियों को, उनको एक आज़ाद स्थान मिल गया है, आज़ाद समय मिल गया है, वो आराम से टहल रहे हैं। लेकिन हम सभी मानव जाति जो है वो बीमारियों के कारण, डर से, भय से, बीमारी से, एक बहुत छोटी बीमारी से जिसे हम लोग आँख से देख भी नहीं सकते, ऐसी बीमारी से भी जो है, ऐसे वायरस से भी हम लोग बहुत त्रस्त हैं। पूरा दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। तो हम लोगों ने जो गलतियाँ की हैं उसको पश्चाताप करने का समय है। हम लोग अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, और हर एक चीज़ में कोऑपरेटिव रहें, सपोर्टेड रहें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सबका जीवन मूल्यवान है, और सभी प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं, सृजित किए गए हैं। और हमको अपने जीवन के साथ साथ उनके जीवन को भी ऐसा मानना चाहिए कि नहीं,
हमारा जीवन मूल्यवान है तो उनका भी जीवन मूल्यवान है। और इस प्रकृति का जो सिस्टम है, जिसे हम लोग कहते हैं कि लाइफ साइकिल, तो हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। और अगर एक व्यक्ति खत्म हो जाएगा तो दूसरा व्यक्ति भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सबको बना के रखना, सबको बचा के रखना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो इस तरीके से हम लोगों को अपशिष्ट कभी भी नहीं बाहर फेंकना चाहिए। और तो हम लोग अब देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े महानगर हैं, बहुत बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, वहाँ से भारी मात्रा में जो शहर का कचरा होता है वो निकाला जाता है, वो खुली जगह पे फेंक दिया जाता है, जिससे गंदगी फैलती है, बदबू उत्पन्न होता है, मरे हुए पशु को भी लोग उसी के साथ फेंक देते हैं। तो एक बीमारी उत्पन्न तो होती ही है, साथ में हम लोग ऐसे चीज़ों को भी साथ में फेंक देते हैं जिसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। तो हमें उन सबों को, तो ये पूरा एक सिस्टम है। हम लोग आज इस लेक्चर में हम लोग आज यही समझेंगे कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं।